ट्राइंगल्स की हमारा ये लेक्चर 5 है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.2 तक हम कर चुके। अगर कोई सवाल रहता है तो उसे कल की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। आज फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं 6.3 के लिए। कल फिर बाकी के सवालों को भी कराऊंगा और एग्जांपल्स भी मैं कुछ कराऊंगा। तो देखते हैं कि समरूप त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियाँ होती हैं। अब कसौटियों का मतलब क्या है, जैसे कि अब तक हमने क्या देखा है, हमने देखा कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। पहली कंडीशन, अगर पहले तो उनके तीनों अंतः कोणों का मान समान होना चाहिए, है ना। तीनों कोण समान हो, साथ ही साथ उनकी तीनों भुजाएं आनुपातिक हों। अच्छा, वैसे अगर तीनों कोण बराबर हैं तो भुजाएं तो आनुपातिक होंगे ही, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर वो समरूप नहीं होते, सर्वांग सम हो जाते हैं। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात 1:1 यानी 1 हो जाए, यानी बराबर हो जाए। अगर भुजाएं बराबर होंगी दोनों की, कोण भी बराबर होंगे, तो फिर वो समरूप नहीं होंगे, सर्वांग सम होंगे। अच्छा, ये अलग बात है कि सर्वांग सम त्रिभुज भी समरूप त्रिभुजों का ही एग्जाम्पल है, यानी सर्वांग सम त्रिभुज भी समरूप ही होते हैं। बस उनमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ये हो जाती है कि कोणों के साथ साथ भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो उनके लगभग सभी चीज़ें, सभी अंग बराबर हो जाते हैं। शीर्षलंब हो या कोण समद्विभाजक हो, माध्यिकाएँ हों, सब कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। इन सब चीज़ों में यहाँ कुछ अलग संबंध होता है। यहाँ संबंध अनुपात के हिसाब से होता है समरूपता में। तो हम क्या देख चुके हैं अब तक? हम देख चुके हैं कि अगर त्रिभुज ABC में कोण A, अच्छा समरूपता पहले हम देख लेते हैं। संगतता देखो, A के संगत क्या बैठ रहा है? D। सबसे पहले A आया है, दूसरे में D आया है। अच्छा, B के संगत क्या है? B के संगत है E, और C के संगत है F। तो यानी कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, कोण C बराबर कोण F के बराबर है, और तब हम कहेंगे समरूप है कौन? ABC और DEF। लेकिन जरा एक बात को डिस्कस कर लेते हैं हम। मान लिया कि अगर कोण A बराबर कोण E के होता, कोण B बराबर कोण D के होता, और कोण C बराबर कोण F के होता, तो मुझे ये बताओ कि क्या तब भी मैं ये लिखता कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के? तब हम ऐसे नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ संगतता का पालन नहीं हो रहा। देखो जरा देखो, A के संगत क्या है? E। तो अगर मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC, तो समरूपता में सबसे पहले मैंने क्या लिया? A, और A के समान क्या है? E। तो यहाँ सबसे पहले त्रिभुज में क्या, नाम में क्या लिखना पड़ेगा? E। अच्छा, दूसरा है B, और B के समान क्या है? D। तो फिर हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे D। तीसरा है C, और C के बराबर क्या है? F। तो फिर हम लिखेंगे EDF। तो भले ही हमने बचपन से ये पढ़ा हो कि त्रिभुज DEF को हम त्रिभुज EDF, या यूँ कह लो कि त्रिभुज EDF को त्रिभुज DEF लिख सकते हैं, लेकिन सर्वांग समता में भी पिछले साल हमने यही पढ़ा कि संगतता का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हम त्रिभुज को कुछ भी नाम नहीं दे सकते। ऐसे यहाँ पर भी DEF और EDF में फ़र्क है। EDF और DEF एक ही नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं अगर हम बात कर रहे हैं समरूपता की, ठीक है। क्योंकि अगर मैं DEF के समरूप लिख दूं ABC को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A बराबर है D के, B बराबर है E के, और C बराबर है F के। जबकि दिया है हमें कि A बराबर है E के, B बराबर D के, और C बराबर F के। तो इस हिसाब से ये सारी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो संगतता का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब बात समरूपता और सर्वांग समता की जाती है। तो पिछले साल भी ये बातें हमने पढ़ी थी, इस साल भी हमें ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ इन दो त्रिभुजों को अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है? कोण A बराबर दिया हुआ है कोण D के, कोण B बराबर दिया हुआ है कोण E के, और कोण C जो है बराबर दिया हुआ है कोण F के। तो यहाँ देखो ज़रा, A के लिए एक लाइन खींचिए, D के लिए भी एक लाइन, पता चल रहा है कौन किसके बराबर है। यहाँ B के लिए 2 लाइन खींचिए, E के लिए भी 2 लाइन, C के लिए 3 लाइन, F के लिए 3 लाइन। हमने कलर भी अलग अलग यूज़ करके बता दिया कि कौन 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 बराबर है। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि A के संगत कौन है?
डी, बी के संगत कौन है ई, और सी के संगत कौन है एफ। ठीक है, ये संगतता है। अगली बात देखते हैं। वैसे तो मैं पहले भी लिख चुका, लेकिन अगर मुझे समरूपता को चिन्ह के रूप में व्यक्त करना है तो मैं इस तरह से ये चिन्ह बनाऊंगा। ठीक है, ये हमें बुक में दिया हुआ है, यहाँ देखो ये। ठीक है, अगर हमें याद हो तो हम सर्वांग समता के लिए क्या चिन्ह यूज़ करते थे, ये चिन्ह यूज़ करते थे, है ना। इसमें ये वाला चिन्ह समरूपता का और ये नीचे जो है बराबर है। अब बराबर, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देखो ऊपर वाला चिन्ह जो बता रहा है समरूप और नीचे बराबर, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों में वो दोनों आपस में समरूप तो होते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। भुजाएं बराबर, बाकी सब अंग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये फ़र्क होता है, इसी आधार पर इन्हें चिन्ह भी दिए गए, है ना। समरूपता में केवल समरूपता का चिन्ह और सर्वांग समता में बराबर का चिन्ह और लगा देते हैं, क्योंकि सर्व अंग सम होते हैं, समान होते हैं, तो समान का निशान भी लग जाता है समरूप के साथ साथ। ठीक है, तो इनका चिन्ह ही बता रहा है कि भाई सर्वांग सम त्रिभुज भी आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसके अलावा वो साथ में समान भी होते हैं। ठीक है, ये जो बात यहाँ ब्लू कलर के इस आर्टिकल में दी गई है मैं पहले ही समझा चुका हूँ, चाहे तो इसे पढ़ लेना। अब देखेंगे जरा, अब एक प्रश्न ये उठता है कि दो त्रिभुजों को हमने मान लिया ए बी सी डी और डी ई एफ की समरूपता की जांच के लिए क्या हमें सदैव उनके संगत कोणों के सभी युग्मों की समानता ही दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 9th क्लास का याद हो तो क्या हमेशा हम ये करते थे कि तीनों कोण बराबर और तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध करते थे और तभी हम कहते थे कि सर्वांग सम है। नहीं, हमने वहाँ 4 इनफैक्ट 5 हमने वहाँ प्रतिबंध पढ़े थे। एक तो पढ़ा था भुजा 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 प्रतिबंध, जिसमें हम केवल ये दिखा देते थे कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होते थे, और प्रमेय में हमने सिद्ध किया था कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर ही होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते थे हम, भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण अगर दो त्रिभुजों में समान है तो सर्वांग सम होते हैं। ऐसी कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, RHS, है ना। तो ये 5 प्रतिबंध हमने पढ़े थे, बेसिकली 4 होते हैं। तो कोण कोण भुजा और कोण भुजा कोण तो एक ही प्रतिबंध होता है, ये हमने पिछले साल पढ़ा है। तो क्या ऐसे ही कुछ प्रतिबंध, यानी कि जिन्हें हम कसौटियाँ यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ प्रतिबंध समरूपता के लिए भी होते हैं? तो वही अब हम देखेंगे कुछ प्रमेयों के माध्यम से। ठीक है, पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे और उसके बाद हम प्रमेय से उसको सिद्ध करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये हमारी एक्टिविटी 4 है। हमने 3 और 5 सेंटीमीटर के 2 रेखाखंड ले लिए। ठीक है, देखो एक तो BC खींचा 3 का, एक EF खींचा 5 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ हमने क्या किया, B पर 60 अंश का कोण बनाया और C पर 40 का बनाया, यहाँ E पर 60 का बनाया, F पर 40 का बनाया। ये पहले वाले आकृति में दोनों कोण A पर मिले, है ना, 60 अंश का और 40 अंश का कोण बनाने वाले रेखाखंड किरणें A पर मिली और दूसरे में D पर मिली। तो इस तरह से हमने एक तो त्रिभुज बना लिया ABC और एक बना लिया DEF। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोण A को और कोण D को नापेंगे तो ये बराबर निकलेंगे। अगर हमारे बनाने और मापने में त्रुटि नहीं हुई, वैसे तो ये ठीक बनेंगे और बराबर ही आएंगे। साथ ही साथ AB और DE का अनुपात निकालोगे, BC और EF का अनुपात निकालोगे और AC और DF का अनुपात निकालोगे तो भी पता चलेगा कि ये सारे अनुपात भी कैसे हैं, समान आ रहे हैं। और हमेशा कितना आएंगे, 3/5 के बराबर, यानी 0.6 के बराबर। 3/5 के बराबर कैसा है, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 5 है, तो AB/AE भी इतना ही आएगा और AC/DF भी इतना ही आएगा, अगर हम काटने पीटने में या नापने में गलती नहीं करते हैं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने किया क्या था, ध्यान दो, यहाँ पर हमने ये देखा था कि ये दो भुजाएं बराबर हों और ये दो कोण बराबर हों, है ना। हमने दो कोण बराबर, उनके बीच की भुजा बराबर रखी थी और समरूपता अपने आप आ गई। समझ में आ रहा है? लेकिन इस बात को हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों की मदद से सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
प्रमेय 6.3 में। ठीक है, प्रमेय 6.3 में देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, यानी कि इसमें देखो हमें क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण डी के और कोण बी बराबर कोण ई के, यानी कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण ई के। ठीक, दो कोण बराबर, उनके बीच की भुजा आनुपातिक है। ध्यान देना कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अच्छा, ये तो वो कसौटी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो हमने पहले पढ़ा है उसी को सिद्ध करना है। सॉरी, देखो हुआ क्या है कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं अनुपात में होती हैं। अब तक हमने सिर्फ पढ़ा है, आज हम सिद्ध करेंगे। देखो, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी कोण डी के है, कोण बी बराबर कोण ई के है और कोण सी बराबर कोण एफ के है। तो इसमें एक रचना कर लेते हैं, और रचना क्या है, ये जो है हमें रचना दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये मैंने सारा इसलिए पूरा लिख लिया। हमें लिखना है, सबसे पहले दिया है, ये ज्ञात है, दो ऐसे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेकर हटा दो इसमें, जिनमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, बाकी इसको हटा दो, सिद्ध किया जा सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ठीक है, ये सिद्ध करना है। रचना में लिखो, रचना डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी काटिए तथा पी और क्यू को मिलाया। ठीक है, डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी काटा तथा पी और क्यू को मिलाया। ठीक, अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। ये बाकी की चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। उत्पत्ति पे आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं त्रिभुज डी ई एफ में ले लूं, त्रिभुज डी ई एफ में, तो या ऐसा करो डी ई एफ तथा ए बी सी में ले लो, ए बी सी में। ठीक है, डी ई एफ तथा ए बी सी में ले लिया। अब मुझे बताओ कि ए बी बराबर किसके, डी ई के, ए बी बराबर है, सॉरी डी पी के, किसके बराबर है, डी पी के। ए बी बराबर डी पी, कैसे मालूम, यहाँ देखो रचना से। अच्छा, एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, डी ई एफ नहीं लेना था, हमें डी पी क्यू लेना था, त्रिभुज डी पी क्यू में, यानी ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में। ठीक, तो मुझे बताओ डी पी बराबर ए बी के है, डी पी बराबर ए बी के, ये हमें दिया हुआ है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले त्रिभुज में डी पी है तो पहले डी पी लिखेंगे, इसमें ए बी है तो बाद में ए बी लिखेंगे, यानी कि ए बी बराबर डी पी लिख दिया। पहले यही गलती कर दी थी मैंने। अच्छा, दूसरा डी क्यू बराबर ए सी, रीज़न क्या था, रचना से, और ये भी हमें दिया है रचना से। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी क्यू बराबर ए सी। अब लिखो
कोण ए बराबर कोण डी, यह हमें दिया हुआ है। यहाँ देखो कोण ए बराबर कोण डी दिया है, तो क्या लिखेंगे, दिया है। अब ज़रा देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो हमें क्या क्या मिल गया। हमें मिल गया ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, और इनके बीच का कोण बराबर। अब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर, उनके बीच के कोण बराबर, तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः है त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। अच्छा, अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब सर्वांग सम है, तो बाकी सारी भुजाएं भी, बाकी सारे अंग भी कैसे होंगे, समान होंगे। इसके लिए क्या लिया हमने, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से या सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः मैं लिख सकता हूँ अतः कोण ए बी सी या कोण डी पी क्यू बराबर कोण ए बी सी। क्यों, सी पी सी टी से पढ़ा है हमने पिछले साल, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम अंग समान होते हैं। तो अब मुझे बताओ, हमें पता है कि कोण ए बी सी किसके बराबर है, यानी बी किसके बराबर है, यहाँ देखो ई के, यानी इसके कोण डी ई एफ के, ठीक है। अब देखो ए बी सी यहाँ पर डी पी क्यू के बराबर और ए बी सी यहाँ डी ई एफ के बराबर, तो ये दोनों कोण, ये एक ही कोण इन दोनों के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः कोण डी पी क्यू बराबर कोण डी ई एफ। अब ज़रा देखो, मैं ग्रीन कलर के मार्कर से निशान लगा रहा हूँ। इस कोण को देखो, डी पी क्यू और डी ई क्यू दिखाई दे रहे हैं दोनों कोण। ये दोनों कोण संगत कोण है, और अगर संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, सर्वांग सम, यानी समांतर, यानी कि ये रेखा और ये रेखा कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखो चूंकि ये कोण परस्पर कैसे हैं, संगत है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोण संगत हो तो रेखाएं कैसी होती हैं, सर्वांग सम होती हैं, अतः समांतर होती हैं, पी क्यू समांतर ई एफ, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस त्रिभुज डी ई एफ में अगर ये सर्वांग सम इसके है तो ये अनुपातिक होंगी कि नहीं होंगी, है ना। थेल्स प्रमेय से हम पिछले एक्सरसाइज में यही सब करते रहे। तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। लेकिन डी पी किसके बराबर था, ध्यान दो, डी पी बराबर था ए बी के। तो अगर मैं इसे डी पी की जगह ए बी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर, और डी क्यू किसके बराबर था, ए सी के। तो यहाँ डी क्यू की जगह ए सी लिख दूँ तो ए सी बटे डी एफ। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अच्छा, इतना हम लिया है, इसे मैं अगर ऐसे लिख दूँ, इतना मैंने सिद्ध कर दिया कि इसका अनुपात इसके बराबर है, इसका अनुपात इसके बराबर है, मतलब इनके अनुपात बराबर हैं। तो मैं ये भी तो सिद्ध कर सकता हूँ कि ए बी का अनुपात जो डी ई से है वही बी सी का ई एफ से होगा, है ना। इतना ही बड़ा अगर मैं दोबारा से लिखूँ और इस बार इनको बराबर ले लूँ, इस तरह से बराबर ले लूँ, ठीक, बाकी का डिलीट करके दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं इन्हें बराबर ले लेता और तब इन्हें सिद्ध करता तो तब क्या सिद्ध हो जाते, इसी प्रकार से ए बी बटे डी ई बराबर हो जाता बी सी बटे ई एफ के। ये समीकरण 2। अब मुझे बताओ, दोनों के दोनों ए बी बटे डी ई के बराबर हैं,
तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। और देखो हमें क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस कसौटी को, इस प्रतिबंध को क्या कहा गया है, ए कोण 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 सर्वांग समता, यानी तीनों कोण बराबर तो भुजाएं समरूप। ठीक है, हमने समानुपातिक, तो भुजाएं समानुपातिक हमने सिद्ध कर दी। समरूप त्रिभुजों को समान कोणिक त्रिभुज भी कहा जाता है। तो यानी हमें यहाँ समान कोणिक दिए, हमने भुजाएं आनुपातिक सिद्ध की हैं। लेकिन अगर हमें केवल 2 कोण बराबर दिए हों तो सीधी सी बात है तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा। इसे हम पिछले साल भी यूज़ करते थे। भाई अगर 2 कोण बराबर हैं, सोचो ज़रा, अगर a बराबर d के है, ठीक है, अगर a बराबर d के है, b बराबर e के है, तो इन दोनों का योगफल भी बराबर हो गया। और त्रिभुजों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो इन दोनों को 180 बनाने के लिए बराबर ही चाहिए होगा, यानी कि c और f भी बराबर होंगे। यानी अगर 2 कोण बराबर हो तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों कोण ही हमें दिए हों बराबर। अगर 2 कोण भी बराबर दिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसे हैं, हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप हैं तो इसका मतलब भुजाएं कैसी होंगी, आनुपातिक होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम कल देखेंगे इस प्रमेय से रिलेटेड, और अगली प्रमेय हम पढ़ेंगे और जो प्रमेय रह जाती हैं। और बाकी हम जो पिछली एक्सरसाइज में 2 सवाल मैंने घर से करने के लिए दिए थे, होमवर्क में करने के लिए दिए थे, उन्हें भी मैं कल ही कराऊंगा। ठीक है, कल शुरुआत उन्हीं क्वेश्चन से करेंगे। सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।